सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो ये क्लास है वो कक्षा 10 के विद्यार्थियों को समर्पित क्लास है। कक्षा 10 के विद्यार्थी जो कि अब वर्तमान सेशन 2024-25 में और बोर्ड एग्जाम के अंदर बैठेंगे, उनका सिलेबस जहाँ तक मैं समझता हूँ कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस पूर्ण हो जाने के बाद में और जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो होती है रिवीजन और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के आधार पर प्रैक्टिस होना। तो उसी की कड़ी में और आप लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर शुरुआत की जा रही है एक रिवीजन सीरीज की, जिसकी यह पहली क्लास रहेगी। इस क्लास के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, तो मुख्य रूप से विज्ञान विषय जो है इस विषय की संपूर्ण तैयारी रिवीजन के तौर पर और यहाँ पर करवाई जाएगी। और इस क्लास को स्टार्ट करने का जो मेन उद्देश्य जो है वो रहेगा बोर्ड परीक्षा में पूछे गए जो भी प्रश्न हैं, पूर्व की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और बोर्ड एग्जाम 2025 के अंदर जो संभावित प्रश्न हैं उनके अभ्यास के साथ में और आपकी तैयारी को पूर्णता की ओर लेकर के जाना। और मुख्य रूप से बोर्ड पैटर्न के ऊपर आधारित प्रश्न हैं उनको यहाँ पर अपन सोल्व करेंगे, जिससे कि एग्जाम का भय जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अपन थ्योरी को पढ़ लेने के बाद में किस तरह से उस थ्योरी में से प्रश्न बनते हैं और किस तरह से उन प्रश्नों का जवाब अपन एक अच्छी तरह से दे सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनर है वो अपनी कॉपी को देख करके और उस कॉपी से इम्प्रेस हो और अपने को फुल मार्क है वो दे। तो इसी को देकर के और ये सीरीज है वो आज स्टार्ट की जा रही है। लगातार इसकी क्लासें हैं वो आपको मिलती रहेंगी। लगातार इस चैनल के ऊपर आप लोग जुड़े रहें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन निश्चित तौर पर दबा दें, ताकि इस क्लास का जो ही ये क्लास अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसका, ताकि आपको वेट नहीं करना पड़े। तो देखिए ये क्लास किस प्रकार की रहेगी, उन कुछ विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इस क्लास की जो विशेषता रहने वाली हैं उनके अंदर मुख्य रूप से विगत वर्षों में यानी कि पीछे की जो बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का समावेश इस क्लास के अंदर रहेगा, जिससे अपने को इस बात का अंदाजा लगेगा कि हमें किस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करनी चाहिए, बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। दूसरी मेन बात जो इस क्लास के अंदर ध्यान में रखी जाएगी वो ये रखी जाएगी कि वर्तमान में जो ब्लूप्रिंट है उसमें कौन से चैप्टर में से अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन मिलने वाले हैं, चार अपने को वहां पर ऑप्शन मिलने वाले हैं, उनमें से टिक करना है। कहां से अपने को वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, कहां से रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिलने हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो कौन से चैप्टर से आने वाले हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न कौन से चैप्टर से आने वाले हैं, निबंधात्मक प्रश्न है वो कौन से चैप्टर से आने वाले हैं। इनका एक निश्चित शेड्यूल के तहत यानी कि ब्लूप्रिंट जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है उसके ऊपर आधारित प्रश्न हैं उनको निर्मित करना और उन्हीं का लगातार अभ्यास करवाया जाना, ये अपनी इस रिवीजन सीरीज जो है उसकी विशेषता रहेगी। उसके बाद में सारे के सारे जो प्रश्न रहेंगे अपने वो बोर्ड परीक्षा के पैटर्न के ऊपर आधारित रहेंगे, उसी पैटर्न के ऊपर विशेष बल दिया जाएगा। यानी कि जिस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने हैं तो उस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर विशेष बल रहेगा। जिस चैप्टर में से जो फिल इन ब्लैंक्स ये ब्लूप्रिंट के अंदर दर्शाया हुआ है तो उस चैप्टर से संबंधित रिक्त स्थान है वो जितने बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस अपन यहाँ पर करेंगे। फिर इस सीरीज की विशेषता रहेगी वो ये कि आसान भाषा के अंदर जो एनसीईआरटी बुक की कलिष्ठ भाषा मिलती है जो समझ में नहीं आती है आसानी से, उसका सरलीकरण करके आपके सामने पेश किया जाएगा और अपने उत्तर को किस तरह से प्रभावी बनाया जाए और उसका अभ्यास किस प्रकार से किया जाए, इन चीजों के ऊपर मुख्य रूप से इस रिवीजन सीरीज के अंदर अपना मेन फोकस रहेगा, जिससे कि अपनी तैयारी है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा उच्च लेवल के ऊपर हाई लेवल के ऊपर पहुंच जाए, जिससे अपन बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें, ऐसा अपना उद्देश्य रहेगा। तो लगातार क्लास के ऊपर आप लोग बने रहें और क्लास का लुत्फ उठाएं। चलिए देखिए आज मुख्य रूप से अपन शुरुआत कर रहे हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक अपना रहेगा आज की क्लास के अंदर, तो ये जो अपना बायो वाला पोर्शन है साइंस के अंदर 10th क्लास के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी
ये मेन 3 पोर्शन रहते हैं। तो बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसमें जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, ये 5वां चैप्टर है 10वीं की विज्ञान के अंदर। तो उस चैप्टर से और अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। अब जो ब्लूप्रिंट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है इस वर्ष के लिए 2025 में, जो आप 3-4 महीनों के बाद में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए, तो इस चैप्टर में से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो किस किस प्रकार के हैं और कितने अंक के हैं, कितने प्रश्न हैं। तो देखिए, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट देखा जाए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनकी संख्या 2 रहेगी। हालांकि इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन है, वो भी एग्जामिनर है वो ला सकता है ना। ये नहीं है कि एकदम से इसी चैप्टर में से, हाँ ये फिक्स है कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने आने हैं प्रश्न पत्र में उतने ही आएंगे, रिक्त स्थान जितने आने हैं उतने ही आएंगे। लेकिन चैप्टर में से जैसे यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 दे रखे हैं, कई बार ये 1 भी हो जाता है, कई बार 2 भी होते हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे 2023 में 1 प्रश्न यहाँ से पूछा हुआ है, 2024 में 2 प्रश्न यहाँ से पूछे हुए हैं। तो ये 1-1 अंक के 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, 2 ही अंकों के होंगे। फिर इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न रहेंगे वो प्रश्न 1 रहेगा और 1 ही नंबर का रहेगा। तो ये चीज अपन बिल्कुल पैटर्न को लेकर के चलेंगे। फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो रहेंगे जिसमें अपन एक शब्द या एक लाइन के अंदर आंसर करते हैं, तो यह क्वेश्चन भी 1 रहेगा और 1 ही नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 प्रश्न जो है वो तो अपने के ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में अपन बात करते हैं तो एक प्रश्न, यहाँ पर ये क्वेश्चंस की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, टोटल प्रश्न जो पूछे जाने हैं वो कितने होंगे, 5 होंगे। एक प्रश्न अपना निबंधात्मक रहेगा जो 4 अंकों का रहेगा। टोटल 4 अंक का ये निबंधात्मक प्रश्न और 1-1 नंबर के ये 4 प्रश्न, टोटल ये चैप्टर है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, 8 नंबर का अपनी बोर्ड परीक्षा में रहने वाला है। तो समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप 1-1 नंबर के, एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न, एक अति लघुतरात्मक प्रश्न और एक प्रश्न निबंधात्मक। यहाँ ये स्टार बना हुआ है, इसका मतलब यह प्रश्न है वो किसके रूप में पूछा जाएगा, अथवा में पूछा जाएगा। यानी कि अपने को 2 क्वेश्चन एक ऑप्शन के रूप में दिए हुए होंगे, उनमें से कोई एक अपना ऑप्शन है वो चूज करके, जिसमें से अपने को ज्यादा पार्ट बहुत अच्छी तरह से आता हो वो ऑप्शन अपन चूज करके और उसको पूरा का पूरा अपनी आंसर शीट के अंदर अपन बहुत अच्छे तरीके से और उसको लिखेंगे। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल इस चैप्टर का रहने वाला है। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले आज की अपनी जो क्लास रहेगी उसमें अपन इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी बन सकते हैं बहुत अच्छे, ठीक है, जो पूर्व की परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर भविष्य में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों का अपन आज की इस क्लास में अभ्यास करेंगे। और इन क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो आपको यूं ऐसा लगेगा, यानी कि पूरे चैप्टर का पता चलेगा कि ये चैप्टर हमें किस लेवल का आ रहा है और कितनी तैयारी और करने की आवश्यकता है। तो देखिए, बात करते हैं अपन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनके अंदर पहला प्रश्न है, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है। यानी कि हार्ट जो है वो किसी एक सिस्टम का पार्ट है जो संबंधित है, यानी कौन से तंत्र से संबंधित है। तो यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2022 में भी पूछा गया और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 में भी पूछा गया। तो देखिए, मुख्य रूप से यहाँ पर 4 सिस्टम के ऑप्शन दे रखे हैं। पोषण यानी कि पाचन तंत्र से संबंधित, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित, श्वसन तंत्र से संबंधित और परिसंचरण तंत्र से संबंधित। तो देखिए, मुख्य रूप से अपन बात करते हैं तो परिसंचरण तंत्र के अंदर और एक तो तरल माध्यम के रूप में है वो कौन होता है, रुधिर होता है। इसके बाद में रुधिर को पंप करने के लिए पंपिंग स्टेशन के रूप में जो मुख्य ऑर्गन काम में आता है वो कौन सा होता है, हृदय होता है। और उसके बाद में यहाँ पर होती हैं अपनी रुधिर वाहिनियां, जिसमें धमनी, शिराएं और जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, है ना, रुधिर केशिकाएं होती हैं, ये मुख्य रूप से शामिल होती हैं। तो मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के अंदर और मुख्य रूप से रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनियां ये शामिल होती हैं। तो हृदय है वो किस तंत्र का एक हिस्सा होता है, परिसंचरण तंत्र का एक हिस्सा होता है। तो यह अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब ये प्रश्न पूछा हुआ है, अगली बार हो सकता है कि पाचन तंत्र से संबंधित कोई अंग दे दे, श्वसन तंत्र से संबंधित कोई अंग दे दे
उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कोई अंग दे दे और उस अंग के बारे में पूछ ले कि यह अंग है वो किस तंत्र से संबंधित है। या कई बार ऐसा पूछ सकता है कि जैसे क्वेश्चन दे दिया निम्न में से परिसंचरण तंत्र से संबंधित नहीं है। अब ये तीन ऑप्शन दे दिए, रुधिर, हृदय, रुधिर वाहिनियां और फिर एक चौथा दे दिया जैसे वृक्क, है ना। तो वृक्क यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं होकर के उत्सर्जन तंत्र का अंग हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्लास से अपना जो मेन फायदा होने वाला है वो ये होने वाला है कि किस टॉपिक में से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को छू लेना ये एक बहुत बड़ी मुहिम है, उसका भी अपन प्रयास करेंगे, लेकिन किसी भी टॉपिक में से किस तरह का प्रश्न बनेगा ये यहां से बहुत अच्छी तरह से अपने को क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दूसरा प्रश्न है, पर्ण में यानी कि लीफ जो होती है, पत्तियां होती हैं, छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे यूं पत्तियां हैं, इनमें यूं इस प्रकार से यूं सेल्स होती हैं और इस प्रकार से यूं रंध्र इसके अंदर पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे साइड में सेल्स भी होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से रंध्र होते हैं पत्तियों के अंदर, पर्णरंध्र जिनको बोलते हैं अपन। ठीक है, तो इनके खुलने और बंद होने का जो कार्य है वो किसके द्वारा होता है, हरित लवक के द्वारा होता है, या जाइलम उत्तक के द्वारा होता है, या फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है, या फिर द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो यहाँ इस रंध्र के ये चारों तरफ ये जो सेल्स हैं, यही कोशिकाएं हैं, वो क्या कहलाती हैं, द्वार कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं यह कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं कहलाती हैं। और यही क्या करती हैं, पर्ण रंध्र जो होते हैं यानी छिद्र होते हैं, इनके खुलने और बंद होने के कार्य को कंट्रोल करती हैं, नियंत्रित करती हैं। तो अपना ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा कौन सा, से, द्वार कोशिकाएं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए मनुष्य में वृक्क, वही क्वेश्चन जो पिछली बार अपन ने जिसकी चर्चा करी अभी थोड़ी देर पहले, और पिछली बार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया कि मनुष्य में और जो हृदय है वो एक तंत्र का भाग है, संबंधित है। हृदय के बारे में पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन बनाया गया है नया। वृक्क एक तंत्र का भाग है और ये हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है अभी की बार ही। तो देखिए किडनी जो है वो किससे संबंधित होता है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। तो यह उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा होता है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का यानी मुख्य उत्सर्जन अंग जो है वो वृक्क यानी कि किडनी होती है, और किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो क्या होती है, वृकाणु। ठीक है, संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई वृकाणु, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन भी बोलते हैं। ये होती है वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। और वृक्क है वो किससे संबंधित होता है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है, मुख्य उत्सर्जन अंग होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम उत्तक जो है वो किस कार्य के लिए उत्तरदायी है, तो जल के संवहन हेतु या परिवहन हेतु, भोजन के परिवहन हेतु या वहन हेतु, गैसों के आदान प्रदान हेतु, या फिर वाष्पोत्सर्जन हेतु। तो देखिए दो संवहन उत्तक मुख्य रूप से यहाँ पर जटिल उत्तक है पौधों में, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम। ये दोनों उत्तक जो हैं इनको अपन इस तरह से याद रख सकते हैं कि जाइलम है वो जल के संवहन के लिए और फ्लोएम है वो फूड के संवहन के लिए, यानी कि भोजन। ठीक है, भोजन के संवहन के लिए। इस तरह से जैसे जय मिलाकर जाइलम जल के वहन हेतु उत्तरदायी होता है, तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और फ्लोएम है वो किसके लिए, फूड के परिवहन के लिए यानी कि भोजन के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन अपना आता है, देखिए 5वां प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण किन के अंदर होता है, मोस्ट ऑफ प्लांट के अंदर होता है, पादपों में होता है। ठीक है, पादपों के अंदर, या फिर नील हरित शैवाल जो होते हैं, नील हरित शैवाल। ठीक है, या कुछ जीवाणु भी होते हैं उनके अंदर भी। और क्या होता है, स्वपोषी पोषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। यही प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, या स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है
कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित। तीसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट। तो ये सभी चीजें जो हैं वो क्या होती हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती हैं। क्या होता है, CO2 और जल H2O ये मिलकर के क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को सनलाइट UV अल्ट्रावायलेट रेज इनको एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है कौन, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। और उसके बाद में यहाँ पर C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का संश्लेषण होता है, साथ में H2O निकलता है और O2 ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है यहाँ पे। तो इसमें किस किस की आवश्यकता पड़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता पड़ी, तो ये ऑप्शन सही हो गया। फिर क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ी, ये भी ऑप्शन सही हो गया। और फिर सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ी, ये भी सही हो गया। तो ये ए, ब और स यानी कि सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, द आंसर है वो सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी ये स्वपोषी पोषण या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। बात करें देखो अगले क्वेश्चन की, तो पाइरुवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है। पाइरुवेट एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, एक अणु है, ठीक है, जिसका विखंडन जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, जल प्राप्त होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यह क्रिया कहां संपन्न होती है, ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा है हरित लवक के अंदर और चौथा है केंद्रक में। ठीक है, तो यह प्रक्रिया पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन की कंप्लीट उपस्थिति में और कहां संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। देखिए मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के अंदर और ग्लूकोज का संश्लेषण हुआ, अभी अपन ने एक रिएक्शन देखी थी। ठीक है, अब इस रिएक्शन से और देखिए किस प्रकार से ये आगे वर्क करेगी। यहां रिएक्शन लिख देता हूं मैं, ऑप्शन अपना सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया सही हो गया। रिएक्शन को देखेंगे तो किस प्रकार से इसको देखो कि ग्लूकोज जो है अपनी, ठीक है, ग्लूकोज बना और ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन हैं, 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है। यह कोशिका द्रव्य के अंदर विखंडित होता है, कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य में ये किस में टूटता है, पाइरुवेट में टूटता है, पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स के अंदर टूटता है। और ये पाइरुवेट है वो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। तो यहां 6 कार्बन वाला ग्लूकोज था, ये 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में टूटा, तो यहां पर कितने अणु बन जाएंगे, इनके 2 अणु बनेंगे। अब ये पाइरुवेट है, ये ऑक्सीजन की कमी में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में अलग अलग तरीके से टूटता है। तो मुख्य रूप से जहां पर ऑक्सीजन है वो फुली प्रेजेंट हो उस कंडीशन के अंदर, और इसका अपघटन है वो कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो यह कार्य कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसके अंदर ये टूटेगा किसके रूप में, CO2 में। ठीक है, साथ में जल और साथ में क्या निकलेगी, एनर्जी यहां पर निकलेगी। ठीक है, ये कार्य यहां पे संपन्न होता है। तो पाइरुवेट अणु का और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा इसके रूप में विघटित होना, तो ये कार्य कहां संपन्न होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एंजाइमों द्वारा भोजन का अधिकांश पाचन कहां होता है। देखिए पाचन तंत्र से संबंधित सबसे पहले मुख गुहा के द्वारा भोजन को ग्रहण करेंगे, दांतों के द्वारा चबाया जाएगा, लार के द्वारा टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम मिक्स किया जाएगा, फिर ग्रास नाल से होते हुए भोजन आमाशय में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, अंततः मलाशय में और गुदा द्वार के द्वारा उसका उत्सर्जन कर दिया जाएगा। सभी अंगों में थोड़ा बहुत पाचन है उसका कार्य होता है, लेकिन अधिकांश पाचन है वो कहां होता है भोजन का, तो अधिकांश पाचन है वो होता है अपना छोटी आंत के अंदर। ठीक है, छोटी आंत के अंदर अग्नाशय के द्वारा स्रावित किए जाने वाले जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम सारे के सारे छोटी आंत के अंदर डाल दिए जाएंगे और वहां पर भोजन का मोस्ट ऑफ पाचन की प्रक्रिया है वो वसा है, प्रोटीन है, उनके पाचन की प्रक्रिया है वो कहां संपन्न होती है, छोटी आंत के अंदर संपन्न होती है। तो भोजन का अधिकांश पाचन है वो किस अंग के अंदर संपन्न होता है, छोटी आंत में, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, क्षुद्रांत्र कह सकते हैं। ठीक है, क्षुद्रांत्र या छोटी आंत,
इसमें क्या होता है, भोजन का अधिकांश पाचन है वो होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से नहीं निकलता है? देखो, अग्नाशय से स्रावित नहीं होने वाला एंजाइम कौन सा है? तो देखिए, मुख्य रूप से अग्नाशय जो है वो अपने पाचक रस या अपने एंजाइम हैं इनको कहां डालता है? छोटी आंत में डालता है। अब छोटी आंत के अंदर जो जो पाचक रस हैं, पाचन करने वाले एंजाइम हैं, तो उनके अंदर देखो, अग्नाशयी एमाइलेज, एक तो एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम है वो लार के द्वारा मुख गुहा के अंदर स्रावित किया जाता है, लेकिन यहां पर नाम लिख दिया गया अग्नाशयी एमाइलेज, तो ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होकर कहां आएगा? छोटी आंत में आएगा और अग्नाशय के द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम है। फिर ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करने वाला एक एंजाइम है और अग्नाशय के द्वारा स्रावित करके छोटी आंत में डाला जाता है। फिर लाइपेज, तो लाइपेज भी एक वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है और ये भी अग्नाशय के द्वारा स्रावित करके कहां डाला जाता है? छोटी आंत में डाला जाता है। लेकिन रेनिन एक ऐसा एंजाइम है, रेनिन, और एक है पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन ये दोनों एंजाइम है वो कहां वर्क करते हैं? ये आमाशय के अंदर वर्क करते हैं। इनका जो क्रिया स्थल होता है वो कौन सा होता है? आमाशय होता है। तो यहां पर रेनिन जो ऑप्शन है वो अग्नाशय से नहीं निकल करके और आमाशय में स्रावित होने वाला क्या होता है? एंजाइम होता है। तो अपना ऑप्शन यहां पर क्या राइट हो जाएगा? रेनिन जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक श्वसन अंग है? द्वितीयक श्वसन अंग है, देखो, प्राथमिक श्वसन अंग है वो होता है फेफड़ा। मुख्य रूप से प्राथमिक श्वसन अंग के रूप में किसको माना जाता है या जाना जाता है? तो फेफड़े हैं वो प्राथमिक श्वसन अंग होते हैं। अब यहां पर अपने को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। द्वितीयक श्वसन अंग है तो श्वास है वो मुख्य रूप से नासारंध्र और मुख के द्वारा, है, इसके द्वारा शरीर के अंदर जाएगा। तो द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में किसको माना जाता है? मुख को माना जाता है। द्वितीयक श्वसन अंग है उसके रूप में किसको माना जाएगा? मुख को माना जाएगा। और प्राथमिक श्वसन अंग है वो क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, रुधिर का तरल भाग, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो देखिए, सीरम, लिम्फ यानी लसिका, प्लाज्मा या फिर उपयुक्त सभी। तो रुधिर के अंदर देखिए तरल पार्ट जो होता है वो होता है प्लाज्मा। रुधिर के अंदर तरल पार्ट है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लस इसके साथ में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, या फिर प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु। प्लेटलेट्स जो होती हैं ये मुख्य रूप से रक्त कणिकाओं के रूप में पाई जाती हैं। जो जो लिक्विड पार्ट यहाँ पर होता है, तरल पार्ट होता है, वो क्या होता है? प्लाज्मा। तो यहाँ पर अपना आंसर कौन सा जाएगा? से, यानी कि प्लाज्मा है वो रुधिर का तरल भाग कहलाता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। एक परिसंचरण में, एक परिसंचरण में, एक चक्कर पूरा करने में रुधिर हृदय से कितनी बार गुजरता है? ठीक है, हार्ट में से कितनी बार गुजरेगा? तो देखिए यहां पर अपन देखते हैं तो 4 पार्ट हैं वो हार्ट के हैं। ठीक है, 4 पार्ट यहां पाए जाएंगे जिसमें ऊपर है वो आलिंद हैं और नीचे क्या है? निलय हैं। तो एक बार बॉडी से जो रुधिर आ रहा है, ठीक है, यहां शरीर से जो आएगा वो अशुद्ध रुधिर होगा और इस प्रकार से यूं प्रवेश करेगा, प्रवेश करके और यहां इस आलिंद से नीले में आएगा, ये अशुद्ध रुधिर। फिर यहां से जाएगा फेफड़ों में और फेफड़ों के अंदर शुद्ध होने के बाद वापस कहां आएगा? आलिंद के अंदर, आलिंद से आएगा नीले के अंदर, नीले से वापस यहां से होते हुए कहां जाएगा? बॉडी में जाएगा। तो इस प्रकार से देखो, बॉडी से जरा अपन इसका सर्कुलेशन स्टार्ट करें, चाहे फेफड़ों से स्टार्ट करें चाहे हृदय से करें, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे। तो यहां से अपन स्टार्ट करके देखते हैं तो देखिए ये अशुद्ध रुधिर है वो हृदय में एक बार आया अशुद्ध रुधिर, उसके बाद में फेफड़ों में गया, फेफड़ों में ऑक्सीजनित रुधिर शुद्ध हो गया, फिर वापस आया हृदय में, ठीक है, और हृदय से वापस कहां जा रहा है? बॉडी में। तो बॉडी से बॉडी तक पहुंचने में हृदय है वो रुधिर में से कितनी बार गुजर गया? 2 बार गुजर गया। इसी को बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र या
द्विपरिसंचरण तंत्र ने दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो कितनी बार मुख्य रूप से हृदय में से गुजरेगा? ये 2 बार गुजरेगा। ठीक है, द्विपरिसंचरण तंत्र या दोहरा परिसंचरण तंत्र के नाम से ये जाना जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? यानी कि उत्सर्जित पदार्थ मनुष्य के अंदर मुख्य रूप से कौन सा है? यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया, या फिर ए और बे दोनों, यानी यूरिक अम्ल और अमोनिया दोनों। तो मनुष्य है वो मुख्य रूप से यूरियोटेलिक होता है, यानी यूरिया है उसका उत्सर्जन मुख्य रूप से यह करता है। और यूरिया के निर्माण की प्रक्रिया है वो यकृत के अंदर संपन्न होती है, और उसके पश्चात ये छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए और एट लास्ट उत्सर्जन। और किडनी के अंदर भी मुख्य रूप से इसका जब मूत्र के क्षरण की प्रक्रिया होगी तो उसमें से यूरिया जो एक्स्ट्रा है वो अलग हो जाएगा, छन जाएगा और उसका उत्सर्जन किया जाएगा। तो मुख्य रूप से मूत्र में जिसका उत्सर्जन होता है वो पदार्थ मनुष्य के लिए कौन सा पदार्थ होता है? वो यूरिया होता है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है रक्त का थक्का, ब्लड की क्लोटिंग, यानी जब रुधिर है वो शरीर से बाहर अगर बहने लग जाए चोट वगैरह लगने के ऊपर, तो कौन सा विटामिन है वो सहायक होता है जो रक्त का थक्का जमा देता है, अर्थात रक्त को बहने से रोकता है? तो यहां पर विटामिन के। ठीक है, थक्का जमाने के लिए जो विटामिन उत्तरदायी है वो कौन सा विटामिन है? के है। ठीक है, तो विटामिन के रुधिर का थक्का जमाने वाला विटामिन होता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन आगे कूटपाद के द्वारा। ठीक है, यानी कि जब भोजन पास में आता है तब एक कूटपाद यानी एक अतिवृद्धि उभार सा निकलता है, वो भोजन को अंदर ले लेता है। तो कूटपाद द्वारा पोषण है वो किस में होता है? तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो अपने जीव दे रखे हैं उसमें अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना या फिर इन सभी के अंदर। तो देखिए अमीबा है वो एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है जो कूटपाद के द्वारा, यानी इस प्रकार की ये अनियमित आकृति है वो अमीबा की रहेगी, ये इसका केंद्रक है, इस प्रकार से इसमें कोशिका द्रव्य है। जो ही भोजन का कोई पार्टिकल यहाँ पर खाद्य कण आएगा तो इसमें एक यूं अतिवृद्धि सी निकलेगी, कूटपाद निकलेगा और ये निकल करके इस भोजन को अंदर ले लेगा और इसका पाचन हो जाएगा। ठीक है, तो पोषण की प्रक्रिया में कूटपाद का उपयोग कौन करता है? अमीबा करता है। इसके बाद में है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रुधिर का लाल रंग मुख्य रूप से किस पदार्थ के कारण होता है या किस इकाई के कारण होता है? तो देखिए आरबीसी, रुधिर में पाई जाने वाली आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं लाल रंग की होती हैं। कई बार अपन कंफ्यूज होकर के और ये आरबीसी के कारण रुधिर का रंग लाल होता है ये ऑप्शन कराते हैं, लेकिन ऑप्शन अपना क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। डब्ल्यूबीसी के कारण, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं उनके कारण, तो ये मुख्य रूप से क्या करती हैं? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का कार्य करती हैं, रुधिर का लाल रंग करना इनका कार्य नहीं होता। फिर प्लेटलेट्स, तो रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स जो हैं वो रुधिर का थक्का जमाने के अंदर सहायक होती हैं, इनका कार्य भी रुधिर के लाल रंग के लिए उत्तरदायित्व नहीं है। तो फिर क्या होता है? आरबीसी जो है उसमें एक वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक, और इस हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी लाल होती हैं, और इसी के कारण आरबीसी जब ब्लड में उपस्थित हैं तो रक्त का रंग है वो कैसा होता है? लाल होता है। तो मुख्य रूप से लाल रंग के लिए उत्तरदायी कौन है? हीमोग्लोबिन वर्णक है, यानी कि लाल रंग का एक रंजक हीमोग्लोबिन, यह उत्तरदायी होता है। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। तो देखिए यहां पर मानव में उत्सर्जी अंग कौन सा है? ठीक है, या वही क्वेश्चन कि वृक्क है वो किस अंग से संबंधित, किस तंत्र से संबंधित है? तो उत्सर्जन तंत्र से। यह क्वेश्चन देखा था अपन ने, उसी क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा के रोटेट करके घुमा करके, है ना, कि मानव में उत्सर्जी अंग है कौन सा है? वृक्क है। लेकिन यह तो मुख्य उत्सर्जी अंग है, सहायक उत्सर्जी अंगों के रूप में त्वचा, त्वचा के द्वारा भी पसीना है उसके रूप में क्या किया जाता है? उत्सर्जन किया जाता है। इसके बाद में यकृत, यकृत है वो भी क्या करता है? अमोनिया और मुख्य रूप से यूरिया जो है उसके उत्सर्जन का कार्य है वो कौन करता है? यकृत करता है। तो मानव में मुख्य उत्सर्जन अंग है वो तो है वृक्क, लेकिन सहायक उत्सर्जन अंग के रूप में कौन कौन है? त्वचा और यकृत, ये भी शामिल होते हैं। तो यहां पर अपना ऑप्शन राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? द, यानी कि उपयुक्त सभी। वृक्क भी मानव में उत्सर्जी अंग है, त्वचा भी है
और एक यकृत भी है। त्वचा के द्वारा पसीना, ठीक है, उसका उत्सर्जन होता है, उसके अंदर तेलीय या मोम पदार्थ जो है वो उत्सर्जित होते हैं, साल्ट वगैरह है, लवण वगैरह है, या जल का उत्सर्जन होता है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण प्रश्न, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, यकृत, अंडाशय जो कि मादा जनन ग्रंथि है, वृषण जो कि नर जनन ग्रंथि है, इनमें से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो अपना ऑप्शन ब यहां पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन यानी O2 का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है, ठीक है, रिएक्शन लिखी थी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में, प्रकाश संश्लेषण में CO2 प्लस H2O, ठीक है, और ये अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर, और जो क्लोरोफिल वर्णक होता है, ठीक है, उसमें, और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है C6H12O6 ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है, साथ में H2O और क्या O2 निकलता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन कहां से आती है? तो ये ऑक्सीजन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि कार्बन युक्त पदार्थ है, वो कार्बनिक पदार्थ का ही संश्लेषण करता है। ग्लूकोज का संश्लेषण है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, साथ में इसमें जल है उसका सहयोग भी रहता है, लेकिन जो मुक्त होने वाली ऑक्सीजन है वो कंप्लीटली किसके द्वारा प्राप्त होती है? H2O यानी कि जल के द्वारा प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश संश्लेषण होता है किस किस में होता है? हरे पेड़ पौधों में तो बिल्कुल होता है, फिर नील हरित शैवाल में, इनके अंदर भी प्रकाश संश्लेषण होता है। उसके बाद में ग्रीन यानी हरित बैक्टीरिया यानी जीवाणु, इनमें, तो इनके अंदर भी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो सभी ये इस प्रकार की स्पीसीज हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषी पोषण होता है। तो अपना ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी में, हरे पौधों में भी, नील हरित शैवाल में भी, और जो ग्रीन बैक्टीरियाज हैं यानी कि हरित जीवाणु हैं उनके अंदर भी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वपोषण का कार्य होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला और लास्ट 20वां प्रश्न है अपना, ऑक्सीन क्या है? ठीक है, एक एंजाइम है, या फिर एक पादप हार्मोन है, या एक जंतु हार्मोन है, या फिर कोई कृत्रिम औषधि है जो किसी बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होती है? तो ऑक्सीन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, है ना, एब्सिसिक एसिड, ये सभी अपन ने पढ़े हैं। ये क्या होते हैं? पादप हार्मोन होते हैं, अर्थात पौधों के अंदर वृद्धि या फिर वृद्धि को संदमित करने वाले हार्मोन्स के रूप में ये सभी उपयोगी हैं। ऑक्सीन एक वृद्धि प्रेरक हार्मोन होता है, वृद्धि को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है। तो ऑक्सीन क्या है? एक पादप हार्मोन है, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये आज के इस जैव प्रक्रम वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उनकी अपन ने चर्चा करी। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। लगातार क्लास के अंदर बने रहें। आगे इसी चैप्टर के जो कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं या फिर बड़े प्रश्न हैं, उनके किस तरह से अपने को आंसर देने चाहिए और किस तरह के क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सकते हैं एग्जाम में, उनकी अपनी पूरी चर्चा रहेगी। मिलते हैं एक और नई क्लास में। लगातार वीडियोस को सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर से दबा दें ताकि आपको वीडियो अपलोड करते ही उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।